मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट पर आप लोगों को बताया था कि हम ऐसे प्रोसेसेस में जहाँ पे कुलियन हो रहा हो वहाँ पे न्यूटन लॉज को यूज़ नहीं कर सकते। यानी हमें फोर्सेस का इल्म नहीं होता कि किस तरह की फोर्सेस एक्ट कर रही हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, तो हम न्यूटन लॉज को यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे और वो कॉन्सेप्ट जो था मोमेंटम का था और हमने उसको इंट्रोड्यूस करवाया और हमारा गोल ये था कि हम उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके उन प्रॉब्लम्स को हल कर सकें जहाँ पे हमें फोर्सेस का इल्म नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएं जो हमें चाहिए होती हैं, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने वाले हैं और इनफैक्ट ये वो फंडामेंटल लॉ है जो हमें ये बताएगा कि हम फोर्सेस को इंक्लूड किए बिना कैसे ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटीज़ और एक्सेलरेशन और इस तरह की डायनामिकल क्वांटिटीज़ जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इस लेक्चर में हमारा गोल ये है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कुलियन को स्टडी करेंगे। हम यहाँ दो ऑब्जेक्ट्स के लिए ये रिज़ल्ट प्रूफ करेंगे, बट इन जनरल ये वैलिड होता है फॉर एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हु आर कोलाइडिंग। तो हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स शो देम इन दिस वे कि हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसकी मैस m1 है और ये एक पार्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर किसी एक डायरेक्शन में, लेट्स से ये वो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से चल रहा है और मैं इसकी वेलोसिटी को v1 आई कहता हूँ क्योंकि हमें बाद में कुछ और वेलोसिटीज़ को भी डील करना पड़ेगा। यानी जब ये कोलाइड कर जाएंगे तो उसके बाद इनकी स्पीड्स में ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन यही है कि तब्दीली आएगी और उसको हम फाइनल वेलोसिटीज़ कहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी v1 आई से मूव कर रहा है और यहाँ पे मैं एक सेकंड ऑब्जेक्ट को दिखाता हूँ जिसकी मैस m2 है और ये किसी मुख्तलिफ वेलोसिटी v2 से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। चूँकि ये सेकंड ऑब्जेक्ट है तो इसकी वेलोसिटी बनेगी v2 यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। और ये फिर कोलाइड करते हैं और कुलियन के बाद इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो चेंज होती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि अब कुलियन के बाद ऑब्जेक्ट 1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और इसकी वेलोसिटी जो है वो तब्दील हो गई है v1 से v1 तो ये कुलियन के बाद ऑब्जेक्ट जिसकी मैस m1 थी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन है। और जो ऑब्जेक्ट हमारे पास दूसरा था जिसको मैंने कहा था कि ये मैस m2 है, वो कुलियन के बाद फ़र्ज़ करें इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी v2 से चेंज होके v2 हो गई है। अब हमने मोमेंटम का जो आइडिया है वो पढ़ लिया है कि मोमेंटम क्या होता है। तो हमारे पास ये जो लेफ़्ट वाली डायग्राम है ये बिफ़ोर कुलियन की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ये राइट वाली डायग्राम है ये आफ्टर कुलियन की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब अगर मैं टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहूँ बिफ़ोर कुलियन तो हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के इनिशियल मोमेंटम को ऐड करके कैलकुलेट कर सकते हैं उसको। और ये मेरे पास था p(i) इस डायरेक्शन में, इसको मैं p(1i) कहता हूँ, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है वो इस डायरेक्शन में है तो ये मेरे पास है p(2i). और अब इनको मैं ऐड करके टोटल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ बिफ़ोर कुलियन और वो इस डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ p(i) बिफ़ोर कुलियन, दिस इज़ टोटल मोमेंटम। और बिल्कुल इसी तरह मैं आफ्टर कुलियन भी इन ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये पहले ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की डायरेक्शन थी आफ्टर कुलियन, सो दिस इज़ p(1f) और इसके साथ ये दूसरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम की डायरेक्शन थी आफ्टर कुलियन, सो दिस इज़ p(2f) और इसी तरह अब इनको मैं ऐड करके टोटल मोमेंटम जो है वो कैलकुलेट कर सकता हूँ आफ्टर कुलियन और ये है मेरे पास फाइनल मोमेंटम, इसको मैं pf लिख लेता हूँ और ये आफ्टर कुलियन है। अब हमें पता है कि अगर हम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर टोटल मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहें, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला और दूसरे केस में ये वाला मोमेंटम, तो ऑफ कोर्स ये मोमेंटम जो है ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के मोमेंटम का सम होना चाहिए। यानी टोटल मोमेंटम किसी भी इंस्टेंट के ऊपर हमारे पास आएगा। अगर मैं p की बात करता हूँ, लेट p बी द टोटल मोमेंटम, तो मेरे पास जो p आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी p1 प्लस
P2। और ये टोटल मोमेंटम है, तो ये P जो है ऑफ कोर्स ये PI के लिए भी यही इक्वेशन वैलिड होगी और PF के लिए भी यही इक्वेशन वैलिड होगी। यानी मैं ये जो टोटल मोमेंटम है लेफ़्ट हैंड साइड, इसका मतलब ये है कि ये PI के लिए भी वैलिड होगा और ये PF के लिए भी वैलिड होगा। तो दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाय द टोटल मोमेंटम, यानी टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों के लिए यही इक्वेशन वैलिड होगी। अब इस इक्वेशन का मैं टाइम डेरिवेटिव ले सकता हूँ, और अगर मैं टाइम डेरिवेटिव लेता हूँ तो मेरे पास जो लेफ़्ट साइड बनेगी वो बनेगी dp डिवाइड बाई dt, और राइट साइड पे बनेगा मेरे पास dp1 डिवाइड बाई dt प्लस dp2 डिवाइड बाई dt। तो मेरे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म बनती है, और इस मैथमेटिकल फॉर्म का मुझे पता है कि ये इक्वल होती है समेशन f1 प्लस समेशन f2, और ये मुझे पता है क्योंकि ये न्यूटन्स सेकंड लॉ की ही स्टेटमेंट थी जिसको हमने पढ़ा था, जो हमें ये बताती है कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। अब ये जो फोर्सेस हैं, ये जो F1 है और F2 है, ये हर फोर्स जो है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो 3 पार्ट जो हैं कुलियन के प्रॉब्लम्स में कौन से होते हैं। जो पहला पार्ट है वो ये होता है कि बिफोर कुलियन, दूसरा पार्ट जो है वो होता है आफ्टर कुलियन, और तीसरा पार्ट जो है वो होता है ड्यूरिंग कुलियन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 सिनेरियो बनेंगे, बिफोर कुलियन, आफ्टर कुलियन, थर्ड है हमारे पास ड्यूरिंग कुलियन। यानी अब हमने इन फोर्सेस F1 और F2 को इन तीनों सिचुएशंस के लिए देखना है कि इनकी वैल्यू क्या होती है। चलें F1 और F2 को देखते हैं बिफोर कुलियन। बिफोर कुलियन हमें पता है कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, और इसलिए वो कोई फोर्स एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा रहे होते। इसका मतलब है कि ये जो बिफोर कुलियन वाला सिनेरियो है, इसमें हमारे पास जो फोर्स है समेशन F वो ज़ीरो है, जिसका मतलब ये है कि समेशन F1 भी ज़ीरो है और समेशन F2 भी ज़ीरो है। यानी जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अब हमने देखना है आफ्टर कुलियन। तो आफ्टर कुलियन की सिचुएशन भी मैंने आपको बताई थी कि ये वो सूरत हाल होती है जब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कोलाइड करने के बाद बहुत ज़्यादा दूर चले जाते हैं। और मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने दी थी मिसाल बैट और बॉल की। तो आफ्टर कुलियन भी जब वो एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहे होते, तो उस केस में हमारे पास भी टोटल फोर्स जो है वो ज़ीरो होती है, विच मीन्स कि जो समेशन F1 है वो भी ज़ीरो है और जो समेशन F2 है वो भी ज़ीरो है। अब आते हैं ड्यूरिंग कुलियन। ड्यूरिंग कुलियन अगर आप बैट और बॉल की ही एग्ज़ाम्पल लें, वो आसान है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ड्यूरिंग कुलियन हम देखते हैं कि बैट बॉल के ऊपर कुलियन फोर्स लगाता है और जो बॉल है वो बैट के ऊपर फोर्स लगाता है। और हमें न्यूटन्स थर्ड लॉ से पता है कि वो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में। तो अब अगर हम ये कहें कि समेशन F1 जो है ये वो फोर्स है जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर लगाता है, या फिर इसको आप बेशक यूँ लिख लें कि ये वाली जो फोर्स है ये समेशन F12 है, वो फोर्स जो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएगा। और अब अगर जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसको हम F2 कहें या आप इसको F21 मान लें, यानी वो फोर्स जो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहा है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से हमें पता है कि ये इक्वल होती हैं मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होती हैं डायरेक्शन में, एंड सो इज़ द नेगेटिव साइन। तो यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट ये आता है कि इन दोनों फोर्सेस का जो सम है F1 प्लस F2 वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है, विच मीन्स कि हमने सारी सिचुएशन देख ली, और इन सारी सिचुएशंस में हमने ये देखा है कि जो नेट फोर्स एक्ट करती है वो ज़ीरो है। अब अगर नेट फोर्स ज़ीरो एक्ट करती है तो जो ये वाली इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली, इसमें समेशन F1 भी ज़ीरो है, समेशन F2 भी ज़ीरो है। तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है, जो कि हमारे पास थी dp, जो टोटल मोमेंटम था
डिवाइड बाई डी टी ये इक्वल है ज़ीरो के। और ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते होते हैं कि जो पी है, यानी जब किसी क्वांटिटी का टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो हो, तो हम ये कहते होते हैं कि वो क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है। या दूसरे अल्फाज में इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि जो टोटल इनिशियल मोमेंटम था वो इक्वल है टोटल फाइनल मोमेंटम के। और ये जो स्टेटमेंट है कि टोटल इनिशियल मोमेंटम जो है ये बराबर है टोटल फाइनल मोमेंटम के, इसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली चीज़ है वो ये है कि ये जो इक्वेशन हमने लिखी है पी आई इक्वल्स पी एफ, ये एक वेक्टर इक्वेशन है, जिसका मतलब ये है कि ये इक्वेशन वैलिड होगी 3 डायमेंशनल स्पेस में तीनों एक्सेस के लिए इंडिपेंडेंटली। यानी पी आई एक्स इक्वल होगा पी एफ एक्स के, फिर पी आई वाई जो है वो इक्वल होगा पी एफ वाई के, और फिर फाइनली पी आई जेड जो है वो इक्वल होगा पी एफ जेड के। यानी अगर आप दो ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर रहे हैं और वो दो ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में मूव कर रहे हैं और वो कोलाइड करते हैं, तो उनकी जो मोमेंटम कंजर्वेशन होगी वो हमें इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करनी होगी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस और अलॉन्ग जेड एक्सिस। मैं 2 डायमेंशनल कुलियन की एक एग्ज़ाम्पल आगे चल के करूँगा जब मैं डायरेक्टली उस टॉपिक के ऊपर जाऊँगा कि कुलियन जो है हमारे पास 2 डायमेंशंस में कैसे होते हैं। अब इसका मतलब ये भी है, लेट मी जस्ट टेक वन एग्ज़ाम्पल हेयर। इसका मतलब ये भी है कि ये वाली जो इक्वेशन है ये हमें ये बता रही है कि अगर हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं, लेस्ट से n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो होगा P1i प्लस P2i प्लस P3i प्लस अप टू सो ऑन, और ये इक्वल होगा P1f प्लस P2f प्लस P3f प्लस अप टू सो ऑन। इसका सिर्फ मतलब ये है कि ये जो हमारे पास Pi है इनिशियल टोटल मोमेंटम, ये हमने टोटल मोमेंटम हर ऑब्जेक्ट का लिखना है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हों तो हमारे पास जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमें देगी P1i प्लस P2i प्लस P3i इक्वल्स P1f प्लस P2f प्लस P3f। यानी ये जो Pi है टोटल इनिशियल मोमेंटम, ये हमने हर ऑब्जेक्ट के लिए सेपरेट लिखना है। और इसी तरह अगर आपके पास n नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं तो आप इसी इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं फॉर n ऑब्जेक्ट्स। जनरली आप जो केसेस डील करेंगे उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो आपके पास सिंपली ये बनेगा कि P1i पहले ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है पहले ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम। बट प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट इट इज़ स्टिल अ वेक्टर इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो है हमें 2 या 3 डायमेंशन में इस तरह की 2 या 3 इक्वेशन देंगी। दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट। बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपने सिंपली अलजबरा है, यानी आपके पास कुछ इक्वेशंस आएंगी और कुछ अननोन्स आएंगे जो आपने कैलकुलेट करना होंगे। वन फाइनल पॉइंट रिगार्डिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था जब मैंने मोमेंटम का आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि मोमेंटम जो है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है कि आप किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े हो के वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम भी डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम में खड़े हो के मोमेंटम की वैल्यू मेजर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हो सकता है जो वैल्यू आप मोमेंटम की मेजर करें, आपका दोस्त फ़र्ज़ करें वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई ट्रेन के अंदर खड़ा होकर मेजरमेंट कर रहा है, तो हो सकता है कि आपकी मेजरमेंट और आपके दोस्त की मेजरमेंट्स मैच ना करें। बट ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, यानी जो ये इक्वेशन है, ये हमेशा सेटिस्फाइड होगी आपके लिए भी और आपके दोस्त के लिए भी। लेट मी से इट अगेन, हो सकता है आप मोमेंटम की वैल्यूज़ सेम ना फाइंड करें, लेकिन ये जो कंजर्वेशन लॉ है ये हमेशा ही वैलिड होगा। लेट मी गिव यू एक्चुअली अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। फ़र्ज़ करें कि आप किसी भी कुलियन में जो इनिशियल मोमेंटम है सारे ऑब्जेक्ट्स का वो मेजर करते हैं और वो आता है 10 किलोग्राम्स मीटर पर सेकंड। फिर आप फाइनल मोमेंटम मेजर करते हैं और वो आता है 10 किलोग्राम मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब है कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैलिड है।
अब फ़र्ज़ करें कि आपका दोस्त जो चलती हुई कांस्टेंट स्पीड से चलती हुई ट्रेन में जा रहा है, वो उसी कुलियन का जो आपने ऑब्ज़र्व किया है, उसी प्रोसेस को ऑब्ज़र्व करता है और टोटल इनिशियल मोमेंटम मेज़र करता है, और वो 10 मेज़र नहीं करता जो आपने किया है। हो सकता है वो 20 मेज़र करे, लेकिन जब वो फाइनल मोमेंटम मेज़र करेगा अपने फ्रेम में, तो फिर वो फाइनल मोमेंटम भी 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ही मेज़र करेगा। सो यू सी व्हाट आई मीन कि हो सकता है आप वैल्यूज़ डिफरेंट मेजर करें टोटल इनिशियल मोमेंटम की और टोटल फाइनल मोमेंटम की, लेकिन एक चीज़ जो है वो हमेशा सच होगी, और वो ये है कि आप जो वैल्यू भी मेजर करते हैं इनिशियल मोमेंटम की, आप अपने उस फ्रेम में वही वैल्यू मेजर करेंगे फाइनल मोमेंटम की। नाउ लेट मी सॉल्व अ कपल ऑफ एग्जांपल्स फॉर यू रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये पहली एग्ज़ाम्पल है जिसको मैं सॉल्व करना चाहता हूँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिलेटेड, और इसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ मैन ऑफ मैस 60 किलोग्राम इज़ रनिंग अलॉन्ग अ पियर एट अ स्पीड ऑफ 4.9 मीटर्स पर सेकंड, फिगर 6.12। तो ये हमारे पास इसकी डायग्राम दी हुई है। ही जंप्स फ्रॉम द पियर इनटू अ रो बोट ऑफ मैस 88 किलोग्राम दैट इज़ ड्रिफ्टिंग विदाउट फ्रिक्शन इन द सेम डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर्स पर सेकेंड। तो हमारे पास बोट की स्पीड भी दी हुई है इनिशियल। व्हेन द मैन इज सीटेड इन द रो बोट, व्हाट इज़ इट्स फाइनल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, जो सबसे पहली चीज़ हम नोट करते हैं वो ये है कि सारी की सारी मोशन जो है वो एक ही एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, यानी एक ही लाइन के अलॉन्ग हो रही है। तो हम इसको कहते हैं कि ये एक्स एक्सिस है जिसके अलॉन्ग मोशन हो रही है, और इसके वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास वाई एक्सिस है। लेकिन चूँकि मोशन जो है वो वन डायमेंशनल है, तो इसका मतलब है हमें सिर्फ मोमेंटम के, जो यहाँ पे मैंने लिखे थे ये वाले मोमेंटम के, सिर्फ एक्स कंपोनेंट चाहिए। और चूँकि वन डायमेंशन में ही हमारे पास मोशन है, तो हम एक्स एक्सप्लिसिटली लिखते नहीं हैं, यानी हमें पता है कि मोशन जो है वो वन डायमेंशन में है। तो हमारे पास अब हमने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो हमें ये बताता है कि पी आई जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पी एफ के इक्वल होना चाहिए। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब है कि मैस ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन। और अब मैं इसको साथ में आई यूनिट वेक्टर नहीं लिख रहा, क्योंकि हमें पता है कि मोशन जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस है, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बोट विच मीन्स के मैस ऑफ बोट एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट, जिसको मैं वी आई बोट लिखता हूँ, ये इक्वल होना चाहिए मैस ऑफ मैन, फाइनल वेलोसिटी ऑफ मैन, सो इस वी एफ एम, प्लस मैस ऑफ बोट एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बोट, तो वी एफ बी। तो ये हमारे पास सिचुएशन अब बनती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो अब हमें जो क्वांटिटीज़ रिक्वायर्ड है, मैसेज गिवन है बोट की भी और उस शख्स की भी, तो इनिशियल वेलोसिटीज़ भी गिवन है। अब एक जो चीज़ नोट करने वाली है वो ये है, और वो ये कहते हैं कि व्हेन द मैन इज़ सीटेड इन द रो बोट व्हाट इज़ इट्स फाइनल वेलोसिटी। अगर आप इस स्टेटमेंट के ऊपर गौर करें तो कुलियन के बाद, यानी जब उसने जंप लगाया और वो बोट के अंदर बैठ गया, तो कुलियन के बाद ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो असल में एक ही ऑब्जेक्ट बन गया है। यानी अब जो टोटल मैस है उस शख्स की और बोट की वो ऐड हो जाएगी, और वो एज अ होल दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगे, जिसका दूसरे अल्फाज में मतलब ये है कि हमारे पास ये जो वी एफ मैन था वो अब फाइनली क्या होगी, हमारे पास इक्वल होगी वी एफ बोट, और इसलिए हम इसको वी कह लेते हैं। तो हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो बन जाएगा मैस ऑफ मैन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन, प्लस मैस ऑफ बोट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट, इक्वल्स मैस ऑफ मैन प्लस मैस ऑफ बोट। और ये दोनों अब चूँकि इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो उनकी जो एक ही वेलोसिटी बनती है टुगेदर, वो हमारे पास है वी, यानी उसको हमने वी का नाम दिया है। और हमें यही वेलोसिटी चाहिए थी, तो यहाँ से हमारे पास ये वेलोसिटी आ जाएगी मैस ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन जो कि इनिशियल वेलोसिटी है, प्लस मैस ऑफ बोट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोट डिवाइडेड बाय मैस ऑफ मैन प्लस मैस ऑफ बोट। अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी मैन की भी दी हुई है, बोट की भी दी हुई है, उनकी मैसेज भी दी हुई हैं। तो यहाँ से हम जो फाइनल वेलोसिटी है बोट की वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये हमारे पास आती है 2.8 मीटर्स पर सेकंड, 2.8 मीटर्स पर सेकंड। और ये वो फाइनल वेलोसिटी है जिससे वो शख्स और जो
कश्ती है वो दोनों इकट्ठे अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव करेंगे। अगर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है कि वेलोसिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करना है तो इसके ऊपर एरो लगाएं और यहाँ पे आप लगा दें आई यूनिट वेक्टर, जिसका मतलब होगा कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम मूव कर रही है, क्योंकि हम ये चीज़ें जानते थे। जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि ये देखें, उन्होंने बताया था कि जो बोट है इनिशियली वो जा रही है 1.2 मीटर्स पर सेकंड पे, सही है, और जो फाइनल वेलोसिटी है बोट की वो कितनी है 2.8 मीटर्स पर सेकंड। और इसकी रीज़न ये है कि चूँकि वो शख्स भागता हुआ आ रहा था तो उसने अपना कुछ मोमेंटम बोट को ट्रांसफ़र कर दिया है, और उस मोमेंटम में जो उसने ट्रांसफ़र किया उस मोमेंटम की वजह से जो ओवरऑल स्पीड इंक्रीज़ हुई है, तब मैस भी इंक्रीज़ हुई है क्योंकि वो शख्स खुद भी अब बोट में बैठ गया है, लेकिन उसकी वजह से जो टोटल मोमेंटम मिला है कश्ती को वो उसमें जो स्पीड की इंक्रीज़ है वो 1.2 मीटर्स पर सेकंड से 2.8 मीटर्स पर सेकंड हो गई। यानी इट्स क्वाइट नॉर्मल, ये अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि अब जो शख्स कुछ स्पीड से शख्स का कुछ मोमेंटम था तो अब फाइनल मोमेंटम जो है वो उस शख्स का और बोट का इकट्ठा हो गया है। लेट्स सॉल्व वन मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस। दिस इज़ एक्सरसाइज 17 ऑफ द बुक ऑफ हेलिडे रेज़निक एंड क्रेन, और इसकी स्टेटमेंट ये है, अ 75.2 किलोग्राम मैन इज़ राइडिंग ऑन अ 38.6 किलोग्राम कार्ट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 2.33 मीटर्स पर सेकेंड। He jumps off in such a way as to land on the ground with zero horizontal speed. Find the resulting change in the speed of the cart. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इस स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हम यूँ फर्ज कर लेते हैं कि इनिशियली ये जो शख्स है ये एक कार्ट के अंदर बैठा हुआ है जो 2.33 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से जा रही है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड है, लेट्स से दिस इज़ ग्राउंड, लेट्स ट्राई टू मेक इट 2 डायमेंशनल, और ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये हमारे पास इसके अंदर एक कार्ट है जो इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो स्पीड है वो कितनी है, वो है हमारे पास 2.33 मीटर्स पर सेकंड। तो इस डायरेक्शन में इनिशियली कार्ट जा रही है, जो शख्स बैठा है वो इसके अंदर है, सही है। तो अब मैं इसमें डायरेक्शन को यूँ रिप्रेजेंट करता हूँ कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, और ये अब ऐसा नहीं है कि ये एक्सिस इस बोर्ड की या पेज से बाहर आ रहे हैं, बल्कि ये यूँ समझे कि जैसे पेज के ऊपर हमारे पास 2 लाइन लगी होती हैं। तो जब इस पॉइंट पे है वो शख्स, सही है, तो वो जंप लगाता है, इस तरह जंप लगाता है कि वो इधर से इधर आके गिरता है, और जब इधर आके वो गिरता है तो उसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो ज़ीरो है, विच जस्ट मीन्स कि जो हमने उस कार्ट के अंदर से उस शख्स को हटा दिया है, और जब उसको हटाया है यानी उस शख्स ने जब जंप लगा के जब वो बाहर निकला है तो उसने उस कार्ट के अंदर से कोई मोमेंटम नहीं चुराया, क्योंकि वो ज़ीरो हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ बाहर आके गिरता है। ये इसका मतलब है जब ये कहते हैं कि इन सच अ वे he jumps off in such a way as to land on the ground with zero horizontal speed, यानी चूँकि कार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो जब उसने जंप लगाया तो उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड जो थी वो ज़ीरो थी, विच मीन्स कि ऑब्जेक्ट का इस शख्स का फाइनल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। और अगर आप इसको गौर करें तो ये प्रॉब्लम जो है ये पिछले प्रॉब्लम का थोड़ा सा उल्ट भी है। पिछले प्रॉब्लम में हमने क्या देखा था कि शख्स भागता हुआ आ रहा है और कश्ती में बैठ जाता है, और एंड पे कश्ती और शख्स जो है वो इकट्ठे एक ही ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। इस केस में हमारे पास कार्ट जो है वो और शख्स एक ही ऑब्जेक्ट थे, और फिर शख्स जो है वो उससे बाहर आ गया है, और अब कार्ट और वो बंदा जो है ये 2 सेपरेट ऑब्जेक्ट बन गए हैं। यानी ये जो हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा था, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला अब उलट हो गया। यानी अब हमारे पास पहले ये वाली सिचुएशन है कि दोनों इकट्ठे चल रहे हैं एक ही स्पीड से, और बाद में ये वाली सिचुएशन बनती है। तो इसी फार्मूले को अब मैं दोबारा लिखने लगा हूँ यहाँ पे, और अब कार्ट और उस शख्स के लिए लिखूँगा। तो हमारे पास सिचुएशन ये थी कि एम मैन वी आई मैन प्लस एम कार्ट वी आई कार्ट इक्वल्स एम मैन वी एफ मैन प्लस एम कार्ट
VF कार्ट, ठीक है। तो मैं चूँकि कार्ट और वो हमारे पास शख्स दिया हुआ है तो उनको उन्हीं के नाम दे रहा हूँ। आप बेशक इनको अपनी मर्ज़ी से डिफ़ाइन करके पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो फिर आपके पास ये बन जाएगा M1 V1I प्लस M2 V2I। बल्कि चलें उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से आप यूज़ टू हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जो मैन है मेरे पास, वो मेरे पास है फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो दिस इज़ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और जो कार्ट है वो है सेकंड ऑब्जेक्ट। तो इस सिचुएशन में ये जो ऊपर मैंने इक्वेशन लिखी है अब ये मॉडिफाई हो जाएगी M1 V1I प्लस M2 V2I इक्वल्स M1 V1F प्लस M2 V2F, ठीक है। तो ये ऐसे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है। एक दफ़ा आपने चीज़ों को समझ लिया तो फिर ये सारा काम करना आसान है। अब आप गौर करें कि हमारे पास ये जो V1I है इनिशियली, ये चूँकि वो शख्स कार्ट के अंदर बैठा हुआ है तो ये जो V1I है ये V2I के इक्वल है, और इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ये सारे हैं V। तो उसके बाद हमें ये वाली जो इक्वेशन है, ये करने के बाद ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी M1 प्लस M2 इंटू V, ये वो इकट्ठी स्पीड है जिसके साथ ये दोनों मूव कर रहे हैं, और ये दी हुई है 2.33 मीटर्स पर सेकंड। तो ये इक्वल आएगी अब M1 V1F प्लस M2 V2F, सही है। और एक बात याद रखें कि वो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है, यानी वो शख्स जो है, वो 0 हॉरिजॉन्टल स्पीड के साथ आके गिरता है बाहर ज़मीन के ऊपर। तो ये जो V1F है ये 0 है, तो हमारे पास ये टर्म 0 हो जाएगी। और अब हमें चाहिए थी कार्ट की फ़ाइनल स्पीड जिसको हमने V2F से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास V2F आ जाएगा M1 प्लस M2 इंटू V डिवाइडेड बाई M2। तो जब अब इन सारी चीज़ों की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, जब आप ये वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो V2F आता है वो आता है 4.5 मीटर्स पर सेकंड, सही है। तो ये हमारे पास फाइनल स्पीड आती है कि अगर शख्स छलांग लगा के बाहर आ जाए तो जो कार्ट है फिर उसकी फ़ाइनल स्पीड इंक्रीज़ होके ये हो जाएगी। इनिशियल क्या थी 2.33, फाइनल क्या हो गई 4.5। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द रिजल्टिंग चेंज इन स्पीड ऑफ द कार्ट। तो हमने स्पीड में चेंज फाइंड करनी है। तो हमने चेंज जो फाइंड करनी है वो क्या होगा, डेल्टा V उसको कह लेते हैं, और वो क्या होगी V2F माइनस V2I। तो V2F हमने कैलकुलेट की है कि ये 4.5 मीटर्स पर सेकंड है, और V1F जो थी, V2I जो थी हमारे पास वो थी 2.33 मीटर्स पर सेकंड। तो जो चेंज आई है रिजल्टेंट वो हमारे पास आएगी, सॉरी, ये जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास ये जो रिज़ल्ट आता है ये आता है 6.86 मीटर्स पर सेकंड। तो जो चेंज हमारे पास आ जाएगी वो आएगी 4.5 मीटर्स पर सेकंड। तो ये है 6.86, और चेंज अब हमारे पास आएगी 4.5 मीटर्स पर सेकंड। तो जो कार्ट की स्पीड में चेंज आई है वो, चूँकि ये चेंज पॉजिटिव है तो इसका सिंपली मतलब ये है कि कार्ट की स्पीड जो है अब वो इंक्रीज़ हो गई है, लेकिन उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उसी डायरेक्शन में वो चलती रहेगी, लेकिन अब उसकी स्पीड जो है वो पहले से 4.5 मीटर्स पर सेकंड ज़्यादा होगी।